हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं हम, वो चैप्टर। तो ये जो टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 17,000 प्लस वैकेंसीज हमारे एसएससी सीजीएल में आई हैं, और रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का भी 18,700 या 800 के आसपास पोस्ट बढ़ने के बाद हो गया है। उसके बाद टेक्नीशियन का भी वैकेंसीज बढ़ेगा रेलवे का। तो इन सब एग्जामों में जो लाइट चैप्टर है, इससे काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आजकल साइंस से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने लगे हैं। तो चलिए, तो उसे ही मद्देनजर रखते हुए हम अपने चैनल पे अभी साइंस के पूरे सभी टॉपिक्स को एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट से। तो लाइट के पहले चैप्टर में पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, पहले मैं क्या करूंगा ना कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद साथ ही साथ एमसीक्यूज दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं। फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम प्लेन when it strike on the surface। तो बोल रहा है कि देखिए, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो माने लाइट जो है एक प्लेन पे मतलब स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक कर जाती है। तो हिंदी में समझिए कि देखिए, जो ये मान लीजिए आपतित क्रिया किरण है, मतलब इंसिडेंट रे है। ये जब स्ट्राइक किया एक प्लेन पे, ये प्लेन है, इस पे जब स्ट्राइक किया तो क्या हुआ कि ये बाउंस बैक किया इस दिशा में। जो भी है ये समझ लीजिए इस दिशा में। तो क्या हुआ कि इसमें ये जानने वाली चीज है कि जो एंगल बना है इसका नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल कहा जाता है। जो नॉर्मल के साथ एंगल बना इसको एंगल आई कहते हैं, और इधर जो एंगल बना रिफ्लेक्शन होने के बाद तो उसे एंगल आर कहते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक ही माध्यम में एक सरफेस में क्या होगा कि जब लाइट टकराएगी, जब प्रकाश टकराएगी तो वो वही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बस सीधे सीधे बात यही है। देखिए, इसमें क्या है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बोला जा रहा है। साइन आई इक्वल टू आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सॉरी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए क्या, हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखिए क्या बोल रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएंगी तो उनमें बेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम कहने का मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम, रेयर टू डेंसर। ठीक है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। ऐसा होगा तो हमें उसके जो वास्तविक जो मार्ग है उसमें बेंडिंग देखने को मिलेगा, झुकाव देखने को मिलेगा। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये हम इंस्टेंस के लिए लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया कि ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, ये मतलब प्लेन है। अब क्या है कि ये एक माध्यम लिया हमने वायु, और ये लिया वाटर पानी। ये हो जाता है हमारा विरल माध्यम, रेयर मीडियम। ठीक है, इंग्लिश में रेयर मीडियम, और ये होता है सघन माध्यम इंग्लिश में डेंसर मीडियम। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो इसे ही हम कहते हैं
प्रकाश का अपवर्तन। इसी क्रिया की वजह से क्या होता है, प्रकाश की इसी क्रिया की वजह से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यदि पानी में रॉड डाला हुआ है, पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह का कि पानी में रॉड डाला हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, पानी में सिक्का है तो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये किस लिए होता है। अगर मछली है तो मछली भी ऊपर दिखाई दे रही है, पानी में अगर मछली जा रही है तो मछली आपको वास्तविक पोजीशन से ऊपर दिखती है जब आप ऊपर से देखते हैं, तो ये क्यों होता है, ये भी आपका रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर तारों का टिमटिमाना, ये सब किसकी वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होगा। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हिंदी में। और क्या बोल रहा है ये, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम एज वाटर ऑन ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस इनटू द मीडियम। देखिए इतना जानने का जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने ऐसे ही लिख दिया डेफिनेशन ताकि अच्छा लगे। दो चीज ये जान लीजिए कि द लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन डेंसर मोर डेंसर टू लेस डेंसर मीडियम एंड दे रिफ्लेक्ट्स बैक टू द डेंसर मीडियम। बोल रहा है कि जब, अच्छा छोड़िए मैं हिंदी में सही में समझा दूंगा। इन चीजों में से एक चीज आप जानिए कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी द ग्रेटर देन द एंगल ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया कि आई क्या होता है, एंगल आई, एंगल आर क्या होता है। तो एंगल आई क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल आएगा यहाँ से, तो ये एंगल जो बनेगा ये एंगल आई, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इन दोनों का जो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इसी को क्रिटिकल एंगल, ये क्या होता है, जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा वो इंसिडेंट एंगल, क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो एंगल आई जो होगा इन दोनों, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा हर समय। तो देखिए होता क्या है, अभी हम पूरे विस्तार से जानते हैं इसको एकदम आसान भाषा में। कि देखिए क्या होता है ना, कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब की ओर या अविलंब से दूर चली जाती है। इसी को हम मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें समझिए कि जब रेयर से डेंसर में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम। देखिए एयर क्या है, विरल माध्यम है, वाटर क्या है, सघन माध्यम है। तो इसी से हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ एयर ले लिए, यहाँ वाटर है। अब जब एयर से कोई भी प्रकाश की किरण आई और वो जब विरल सघन माध्यम में प्रवेश की, मतलब डेंसर मीडियम में आई, तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी झुक के किधर झुक जाएगी, वो अविलंब की ओर, यानी कि नॉर्मल का ओर। तो देखिए क्या बोल रहे हैं हम, एक बार और समझिए, रेयर टू डेंसर जाएगा जब भी प्रकाश का किरण, तो वो क्या होगी, वो अविलंब की ओर, रिफ्लेक्शन की वजह से अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब डेंसर टू रेयर जाएगा, जैसे ये है, यहाँ पे वाटर मान लीजिए, यहाँ पे एयर मान लीजिए, तो ऐसा होने से क्या होगा कि अविलंब से जब भी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल है उससे दूर चला जाएगा। ये किसके वजह से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि द लाइट रे मूव्स फ्रॉम मोर डेंसर टू लेस डेंसर, मतलब एक ज्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी डेंसर मीडियम की तरफ, थोड़ी ज्यादा चली जाएगी। यही चीज यहाँ पे इजी वर्ड में बोला गया है। और यही चीज यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम एज द वाटर ऑन अ ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस इनटू द मीडियम। तो ये ग्लास में वाटर लेके ये एग्जाम्पल की तरफ से बताया गया। तो मेनली आपको क्या याद रखना है इसमें, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट जाएगा तो क्या होगा कि रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते वक्त रिफ्लेक्शन के कारण वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। और जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, वो आपका दूर हो जाएगा नॉर्मल से। बस इतना ही चीज़ों को याद रखिए, और बाकी तो मैं आपको एमसीक्यूज करा ही दूंगा, उससे और भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे हमें एमसीक्यूज लगाना है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है हमारा टॉपिक? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए क्या बोला है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकुलर। देखिए ये बोल रहा है कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी पर्टिकुलर टाइप पे टकराती हैं तो वहां से मतलब अपने पाथ को चेंज कर देती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, मान लीजिए ये सन है हमारा, ठीक है, सन है हमारा। यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइट की रे आ रही है, ठीक है, इस तरह से। अब क्या है, ये हमारा क्या है, ये क्या बोले हम? सन, ठीक है। ये हमारा ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेयर। और यहाँ है हम, ठीक है। आदमी इधर से देख रहा है सन को। तो समझने के लिए ये पूरा कहानी बता रहा हूँ। देखिए जब सन से लाइट निकला, लाइट का रे, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया तो क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनके वजह से इनके रे को मतलब रे इधर उधर चले गए, इधर उधर स्कैटर्ड हुए, ठीक है, स्कैटर्ड हुए। तो ये जो इधर उधर स्कैटर्ड हुए तो इनके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो रे सीधा आ रहा था वो इधर उधर हो गया। तो यहाँ से सिर्फ कम स्कैटर्ड हुआ रे ही हमको देखने को मिला। तो देखिए ये जो हमारा लाइट होता है, लाइट्स, व्हाइट लाइट जो होता है, उसमें आपको पता ही होगा कि 7 रंग होते हैं, वाई आई बी जी वाई ओ आर, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मतलब जो जिस रंग का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स मोर, तो वो स्कैटर ज्यादा करेगा। तो वेवलेंथ सबसे छोटा किसका है? इसका वायलेट का। तो वायलेट ज्यादा छिटकेगा इधर, ठीक है, इधर उधर छिटकेगा ज्यादा। और जिसका कम होगा, जिसका कम होगा, किसका कम होगा? रेड का। जिसका ज्यादा होगा वेवलेंथ, वो देखिए एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड करेगा, मतलब वो सीधे आपको दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ कम होगा, जो वायलेट है, वो आपको उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, ठीक है, वायलेट का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से देखिए रेड का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, तो वो कम स्कैटर्ड होता है और हमारे आंखों में ज्यादा आंखों से ज्यादा दिखाई देता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि सन राइज का समय और सनसेट का समय आपको क्या दिखता होगा? रेड कलर दिखता होगा स्काई में। ये जो है इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आते हैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। देखिए एक प्रिज्म से, प्रिज्म कैसा होता है? इस तरह से, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है डायग्राम, समझ जाइएगा। प्रिज्म से क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट जब पास होती है तो क्या होता है कि जब उसका ये निकलेगा, फिर पास होने के बाद अंतिम में, तो वो अपने सातों कलर में निकलेगा। ये तो आपको पता ही होगा सातों कलरों का नाम, VIG, बिग बॉल, ठीक है। ये होता है ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सातों कलर निकलता है आपको व्हाइट लाइट से। तो व्हाइट लाइट से निकलता है, सबसे ऊपर क्या रहेगा? यहाँ रेड रहेगा, और सबसे नीचे क्या होगा? वायलेट रहेगा सबसे, ठीक है। तो सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे एक बार इसका ये होगा, फिर ऐसे होगा। इतना जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जो मतलब एक व्हाइट लाइट से सातों कलर निकल जाते हैं तो उसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। बस इतना जान के रखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक जो मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो बोल रहा है देखिए कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके जो डायरेक्शन है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। तो वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, हिंदी में अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स द फेनोमेनन इज कॉज्ड बाय। तो देखिए तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है? प्रकाश की किस क्रिया की वजह से होता है? तो अपवर्तन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। भूलिएगा नहीं, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सन बिकमिंग 2 or 3 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू। देखिए सूर्योदय के 2 या 3 मिनट पहले हमें क्या होता है कि स्काई में लालिमा टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो आदमी को दिखने लगता है, क्यों दिखने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और इन्हीं में से आएगा, विश्वास कीजिए इन्हीं में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज ड्यू टू। देखिए जो सूर्य है वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, क्यों? वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है the reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth। तो देखिए कि पूछा है, कारण पूछा है कि स्विमिंग पूल जो है वो कोई व्यक्ति अगर देखता है ऊपर से, मतलब धरती से देख रहा है कि स्विमिंग पूल को सतह से देख रहा है, तो क्या दिखाई देता है? वो कम गहरा दिखाई देता है, हालांकि वो ज्यादा गहरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? फिर यहाँ पे देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे आप देख रहे हैं, तो क्या होगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। देखिए ऑप्टिकल फाइबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस व्हेन द सनलाइट इज। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछली बार रेलवे का जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ये 2 शिफ्टों में आया था सेम क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है कि फॉर्मेशन जो होता है रेनबो का, जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है सनलाइट के में, वो क्यों होता है? एक तो देखिए जहाँ पे आपका सूर्य होगा उसके ऑपोजिट में रेनबो का फॉर्मेशन होगा, ये आप समझ लीजिए। और ये होता क्यों है? स्कैटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहीं कहीं देता है रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ स्कैटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन नहीं लिख के खाली रिफ्रैक्शन लिख देगा और लिख देगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। लेकिन होता क्यों, मैंने पूरा अगर देगा तो क्या देगा? स्कैटरिंग होता है कि स्कैटर्ड होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपका वाटर ड्रॉप्स का, जिसकी वजह से हमको रेनबो दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ए सोप बबल शोज कलर व्हेन illuminated with white light due to interference of light। interference of light की वजह से क्या होता है कि जो झाग जो होता है, झाग से जो बुलबुला निकलता है ना, बुलबुला में आपको अलग अलग कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फेनोमेनन विच कॉजेज मिरेज एंड लूमिंग। देखिए मिरेज कहाँ होता है? मिरेज होता है मरुभूमि में, और लूमिंग कहाँ होता है? जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र हो। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मरीचिका। तो देखिए ये क्यों होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। देखिए कभी कभी गाड़ी आप चलाते होंगे, रास्ते पे काफी गर्मी पड़ रही होगी, तो आपको दिख रहा होगा ना हाईवे पे कि आगे पानी जैसा कुछ है। तो ये सब उसे ही क्या कहते हैं? मिरेज कहते हैं। वो होता क्यों है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर स्काई वुड अपियर्स। देखिए अगर हमारे एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल नहीं रहे
तो हमारे पृथ्वी से जो आसमान कैसा दिखेगा, यही पूछ रहा है। ब्लैक, ये भी काफी बार पूछा गया है। लोग इसमें गलती करके स्काई लिख के आ जाते हैं, स्काई कलर सॉरी ब्लू लिख के आ जाते हैं, ब्लू। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, देखिए आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ये रेलेंग स्कैटरिंग की वजह से। ये स्कैटरिंग देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से मेनली होता है। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही लिखा रहेगा, तो यही याद कीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या आते हैं, द ओशन अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए याद कर लीजिए ना कि ब्लू जब भी रंग आएगा, जैसे आसमान, किसके वजह से? तो किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन, हिंदी में प्रकीर्णन। और ओशन की क्यों ब्लू दिखाई देता है? वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच ऑफ द फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि हीरे का जो चमक होता है, सीधे सीधे बात है, हीरे का जो इतना चमक होता है, इतना चमकता क्यों है? क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री। तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किस में होगा, कौन से सतह पे होगा? तो देखिए चारों ऑप्शन, सैंड डेजर्ट, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, पेडी क्रॉप्स लैंड और वेरी लैंड। तो लगाइए, सोचिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। तो जहाँ पे फ्रेश स्नो होगा, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा बर्फ होगा, जहाँ जो सतह कवर्ड होगा ताजे ताजे बर्फ से, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ, तो याद ही रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर। तो देखिए सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी कलर कौन तीन है? तो रेड, ब्लू और ग्रीन है, ये भूलिएगा नहीं, लाल, नीला और हरा है प्राइमरी कलर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम, निर्वात, हिंदी में निर्वात। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है कि जो प्रकाश है सबसे तेज किस में ट्रेवल करती है? तो निर्वात में ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हु इन्वेंटेड लेजर। तो लेजर का कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो सुन लीजिए एक बार क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। लाइट, एल से लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन, बाई सिमुलेटेड एमिशन, ई से और आर से रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई सिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसकी खोज किसने की, लेजर की खोज किसने की? तो आर्थर फ्राई ने की है, आर्थर फ्राई ने की है। और कहीं कहीं पूछा गया है लेजर का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हु इन्वेंटेड एलईडी। तो एलईडी का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, याद कर लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग, ई से एमिटिंग, एमिटिंग एमिटिंग डायोड, डी से डायोड। लाइट एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है निक होलोनियक, निक होलोनियक। ठीक है, तो पिछले बार क्या हुआ ना कि, इसलिए मैं इस क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे का फेवरेट हो गया कि हु इन्वेंटेड दिस, हु इन्वेंटेड दिस, इस तरह का। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब साइंस से काफी आए, तो मैं देता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोग याद रखें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है लुमेन इज अ यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स।
याद रखिएगा लुमिनस फ्लक्स की यूनिट तो याद रख ही लीजिएगा, यूनिट से क्वेश्चन जरूर आता है फिजिक्स में, एक क्वेश्चन। तो लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, लुमेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब मैंने बोल ही दिया कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसमें मिरर से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्योंकि देखिए एक वीडियो में पूरे लाइट चैप्टर कवर कर पाना मतलब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इतना बड़ा जरूरी नहीं है। तो ठीक है, विद इन 1 या 2 दिन आपको ये भी मिल जाएगा बाद इसका पार्ट टू भी देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। देखिए लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में भी मैं बोल रहा हूँ लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा एग्जाम में। तो इसे स्किप मत कीजिएगा इन वीडियोस को। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाइके को सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में बताइए, और कुछ आपको लगे कि इसमें गलती है तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।